हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एसबीआई मल्टी कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू लाते हैं, चल शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एसबीआई मल्टी कैप फंड। इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखिए तो 8 मार्च 2022 है। मतलब अगर आप देखा जाए तो इस फंड को 2.9 ईयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते थे। मतलब ये ज्यादा पुराना फंड भी नहीं है। तो कैटेगरी रिटर्न अगर आप देखें 2.9 ईयर्स में तो 20.03% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखें 2.9 ईयर्स में तो 19.58% तक का रिटर्न है। मतलब अगर देखा जाए तो कैटेगरी के आसपास ही रिटर्न है, लेकिन कैटेगरी बिल्डिंग रिटर्न रिटर्न होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैं एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा, क्योंकि देखिए कैटेगरी बिल्डिंग रिटर्न तो नहीं है लेकिन मार्जिन भी पीछे नहीं है, मतलब इतना ज्यादा पीछे नहीं है। तो यहाँ पे एक एवरेज सा फीडबैक है। अगर ये कैटेगरी बिल्डिंग रिटर्न होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक देता। अगर मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अगर 1000 रुपए तक इन्वेस्टमेंट करते हैं एक साल तक कंटिन्यू से हर महीने, तो कुछ अमाउंट डिपोजिट होता है वो 12,000 रुपए, और 12,000 रुपए आपको कन्वर्ट होकर बन जाता है 14,302 रुपए। तो आप देख पा रहे हैं मतलब जो पैसा है सिर्फ 2,302 रुपए बढ़े एक साल में। और मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर फंड में ना इन्वेस्टमेंट करते अपने गोल्ड में, क्या होता तो अमाउंट जो डिपॉजिट होता है वो एक साल में आपको 12,000 रुपए, और 12,000 रुपए से आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता है 13,509 रुपए। मतलब थोड़ा सा कम इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से रिटर्न मतलब गोल्ड ने दिया है। अगर मान लीजिए अपने गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने एफडी पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो अमाउंट जो डिपॉजिट होता है 12,000 रुपए, और 12,000 रुपए आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 12,462 रुपए। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट की ताकत, मतलब यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है म्यूचुअल फंड में या फिर गोल्ड में, तो ये आपको इस पर्टिकुलर शीट में दिख रहा होगा। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी बात करते हैं यहाँ पे बिलो एवरेज है। डेफिनेटली देखिए कैटेगरी से बीटिंग रिटर्न नहीं है तो बिलो एवरेज आप इसको रिटर्न मान सकते हैं। और रिटर्न रिस्क वर्सेस कैटेगरी बात करते हैं, रिस्क एवरेज लेके चले, वो हमें नीचे पता चले जब मैं मार्केट कैपिटल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और आपको सेक्टरल एलोकेशन के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि यहाँ पे क्यों रिस्क और कैटेगरी दोनों दोनों एवरेज लेके चल रहे हैं, और रिटर्न भी जो है वो थोड़ा आसपास लेके चल रहा है। तो अगर मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं, 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। क्योंकि देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 500 रुपए उनके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो अपना स्टार्ट एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम की बात करें तो यहाँ पे आप 5,000 रुपए से लमसम कर सकते हैं। लॉकिंग पीरियड की बात करते हैं, कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं, कभी आप यहाँ पे एग्जिट मतलब एंट्री मार सकते हैं, कभी आप यहाँ से एग्जिट मार सकते हैं। एम साइज की बात करें तो एम साइज का एम का फुल फॉर्म क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो आपको इससे पता चलता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो इससे क्या होता है कि देखिए अगर आपका एम साइज कम हो ना, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कुछ प्रॉब्लम है, लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इसमें खामी है, तभी यहाँ पे ज्यादा लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तभी इसका एम साइज कम है, इन्वेस्टेड नहीं है इसमें पैसा। तो अगर एम साइज ज्यादा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। आपने सुना होगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसमें कभी कभार क्या होता है कि एसआईपी बंद कर देते हैं, कभी कभार लमसम बंद कर देते हैं, क्योंकि देखिए उसका एम साइज ना 70,000 करोड़ रुपीज के आसपास पहुंच चुका है। तो 70,000 करोड़ रुपीज के आसपास मतलब आप देख पा रहे हैं कि मतलब कितना ज्यादा हो चुका है। तो फंड मैनेजर अगर मैनेजमेंट कर लेते तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट नहीं कर पाते प्रॉब्लम है। लेकिन वो कोई ज्यादा बड़ा पार्शियल इफेक्ट रहता है, इसका कोई ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता फंड में। लेकिन अगर एम साइज कम है तो उसमें भरोसा करना थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि देखिए उसमें लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे, तभी तो उसका एम साइज कम है। तो अगर आप देखिए एल आई सी स्मॉल कैप फंड, उसका एम साइज देखेंगे तो 300 करोड़ या 350 करोड़ दिखेंगे, और फंड फंड पुराना ऑलरेडी 5 या 6 साल हो चुका है। तो वो लोग उसमें भरोसा नहीं कर रहे, उसमें कुछ खामी है। उसमें खामी है कि उसमें एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 1.5% तक का है, इतना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है। तो उसमें कुछ कुछ खामियां रहती है, तभी लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर पाते और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एम साइज की बात करें तो बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए तो 18,603 करोड़ रुपीज, वो भी विद इन 3 ईयर्स में। तो देखा जाए एम साइज के मामले में मैं यहाँ पे एक एवरेज सा फीडबैक दूंगी। एम साइज देखिए एवरेज क्या, मैं इसको थोड़ा अबव एवरेज ही आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, कि देखिए एम साइज ज्यादा हो ना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मतलब फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते हैं। लेकिन एम साइज कम है तो डेफिनेटली वहां पे एक मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं एम साइज के मामले में पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। थोड़ा सा आप इसको ज्यादा इसको कंसिडर कर सकते हैं एम साइज 3 साल के हिसाब से। तो लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो में देखिए क्या होता है कि आपका देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग लगाने वाला कौन है, फंड मैनेजर। फंड मैनेजर वो अपना फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स पे, और वो अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं और आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो उनको एज ए मैनेजमेंट फीस कुछ हिस्सा देना पड़ता है अपने प्रॉफिट का। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो से क्या जाता है, तो यहाँ पे 1% से नीचे होना जरूरी होता है, लेकिन जो मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है 0.7% से नीचे होना जरूरी होता है। रीजन रीजन ये है कि देखिए 1% हो या 0.9% हो या 0.8% भी हो ना, लॉन्ग रन में लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाते हैं। और वो अगर आप 15 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं और अब बाद में आप जब एग्जिट मारते हैं, तो एग्जिट मारते हुए अगर आप लाखों करोड़ रुपीज एज ए मैनेजमेंट फीस पे कर रहे हैं, तो यार ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही आपको अजीब लगेगा कि मतलब मैं ये तो मैं तो मेरे को रिटर्न क्या मिला। मैंने तो यहाँ पे
पे कर दिया सारा एज ए मैनेजमेंट फीस, तो ये आपका थोड़ा कम होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1% से तो नीचे है, लेकिन मेरा जो क्राइटेरिया 0.7% से नीचे नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैं यहाँ पे एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा। अगर ये 0.7% से नीचे होता तो मैं पॉजिटिव फीडबैक देता, अगर ये 1% के ऊपर होता तो मैं नेगेटिव फीडबैक देता, लेकिन यहाँ पे देखा 0.88% है, तो यहाँ पे मैं इसको एवरेज सा फीडबैक दूंगा, 1% से नीचे है। लेकिन टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ा कम हो सकता था, एक्सपेंडिचर तो ज्यादा अच्छा रहता। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, एक साल से पहले आपने एग्जिट मारा है, प्रॉफिट की बुकिंग कर ली तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो तब आप ये सोचिएगा, वरना मत सोचिएगा। अगर एक साल से पहले आपने एग्जिट मारा तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो कोई एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट कैपिटल की बात करें, यहाँ पे आपको पता चलेगी क्या ये रिस्क लेके चलता है और कैसा मतलब इन्होंने कैसे अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जब मार्केट मार्केट कैपिटल की बात आती है ना मल्टी कैप में, तो मल्टी कैप में एक सेबी ने गाइडलाइन दे रखा है कि आपको मिनिमम 25% स्मॉल कैप में एलोकेशन करना पड़ेगा, 25% आपको अपना पोर्टफोलियो में मिड कैप ऐड करना पड़ेगा और 25% लार्ज कैप लेना पड़ेगा। तो टोटल कितने में 75%। बाकी के बचे 25% आप किसी में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 25% इन तीनों कैटेगरी में इनका इन्वेस्टमेंट होना जरूरी होती है। तो इसको फंड मैनेजर जो है वो कंसिडर करके ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो मिड कैप में अगर देखें तो 26.64% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 36.39% का एलोकेशन है, लार्ज कैप में 30.89% का एलोकेशन है, और डेप्ट एंड अदर्स में देखा जाए तो 6.1% का एलोकेशन है। तो देखा जाए यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा लेके चल रहे हैं। आप देखो स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा एलोकेशन ले रखे हैं, अगर ये यहाँ पे थोड़ा कम करके लार्ज कैप में ज्यादा ले सकते थे। देखिए यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा ले रखा है और यहाँ पे रिटर्न भी कैटेगरी से कम दे रखा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं बोलूंगा एक नेगेटिव फीडबैक दूंगा कि रिस्क थोड़ा कम ले सकते थे, स्मॉल कैप में कम करके लार्ज कैप में ज्यादा ले सकते थे, क्योंकि देखिए रिस्क भी लिया और यहाँ पे रिटर्न भी कम दे देता है। मैं यहाँ पे देखिए रिटर्न अगर कैटेगरी बीटिंग होता और मैं यहाँ पे अगर स्मॉल कैप में इन्होंने इतना एलोकेट कर रखा है 36.39% तक का, तो मैं बोलता कि हाँ पॉजिटिव फीडबैक देता कि हाँ चलो यहाँ पे रिटर्न तो दे रखा है, यहाँ पे रिस्क ले रखा है, तो क्या हुआ रिटर्न तो दे रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्क रिटर्न भी आपको कैटेगरी बीटिंग नहीं है, और यहाँ पे आपका रिस्क भी जो है आप मान सकते हैं, कंसिडर इसको दोनों करिए, मतलब 36% प्लस 26%, मतलब आप करेंगे तो 60 या 62% तक का इन्होंने रिस्क ले रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इतना ज्यादा रिस्की पोर्टफोलियो आपका, यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। डेफिनेटली अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है तभी आप ऐसे म्यूचुअल फंड की तरफ देखिएगा, वरना बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि 50 से 60% तक आपका जो एलोकेशन है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो नीचे अगर सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो कंज्यूमर साइक्लिकल में 25.4% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 19.77% का एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 13.78% तक का एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल्स में 10.71% तक का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 8.42% तक का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 7.77% तक का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 6.09% तक का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 2.53% तक का एलोकेशन है, और लास्ट में आपका एनर्जी सेक्टर में 1.45% तक का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना, कंज्यूमर साइक्लिकल, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल्स और बेसिक मटेरियल, और एक लास्ट में हो गया आपका हेल्थ केयर, अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में, सेक्टर एलोकेशन के मामले में यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, इन्होंने प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर रखा है सेक्टरल वाइज देखा जाए तो। फंड मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पे 3 फंड मैनेजर है, एक है आर श्रीनिवासन, इनका एक्सपीरियंस है 15.54 इयर्स का, और सेकंड जो है आपका सौरभ पंत, इनका एक्सपीरियंस है 8.17 इयर्स का, और थर्ड जो है आपका प्रदीप केसवन, इनका एक्सपीरियंस है 0.94 इयर्स का। तो देखिए एक चीज बता दूं, फंड मैनेजर ज्यादा एक्सपीरियंस होना थोड़ा उसको पॉजिटिव वे में आप मान सकते हैं, क्योंकि देखिए आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उनके पास रिटर्न जान सकते हैं कि उन्होंने पास्ट में कैसा रिटर्न दिलवा रखे अपने इन्वेस्टर्स को, और उनके बारे में जान सकते हैं कि उन्होंने उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है मतलब इन्वेस्टमेंट की। तो इससे क्या है कि आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे जब आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक फंड मैनेजर एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 फंड मैनेजर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, इनकी स्ट्रेटेजी जान सकते हैं, इनका पास्ट में रिटर्न कितना दिलवा रखा है अपने इन्वेस्टर्स को ये भी जान सकते हैं। तो आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे जब इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे फंड मैनेजर के मामले में डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। तो रेटिंग की बात करें, इसको 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिल रखा है। देखिए ओवरऑल मैं बोलूं एक एवरेज सा फंड है, आप इसको एवरेज सा फंड ही मान सकते हैं, कि देखिए इससे कैटेगरी के आसपास ही रिटर्न है, मतलब कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, लेकिन आप इसको बुरा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए आसपास ही रिटर्न है। तो डेफिनेटली आप इसको एवरेज फंड ही मान सकते हैं कि बराबर रिटर्न है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एम सेस बहुत ज्यादा है, मतलब लोगों का बहुत भरोसा है। 3 साल में 18,603 करोड़ रुपीस, मतलब लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा, कि देखिए यहाँ पे ब्रांडिंग
एसबीआई का जो ब्रांड है ना, इसी के चक्कर में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, इसी चक्कर लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बोल रहे सोच रहे कि यार ये ब्रांड ही काफी है और अच्छा खासा रिटर्न दिलवाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ब्रांड से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है यहाँ पे। डेफिनेटली ब्रांड का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये जो ब्रांड है जैसे एसबीआई हो गया, एक्सिस हो गया, ये जो कंपनी है जैसे रिलायंस का हो गया, आपका टाटा का हो गया, ये अपने आप को नीचे नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं अपना अगर मान लीजिए फंड मैनेजर अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिलवा पा रहे हैं, ये चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो ये चीजें करेंगे डेफिनेटली, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आप ये कभी मत सोचिए कि कोई एक अच्छा ब्रांड ही अच्छा खासा रिटर्न दिलवाता है, ये मत सोचिएगा। ये ब्रांडिंग देख के यहाँ पे लोगों ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लेकिन अभी के टाइम में देखा जाए एवरेज सा फंड है, कोई ज्यादा अच्छा खासा फंड नहीं है, कोई ज्यादा बुरा भी फंड नहीं है, एक एवरेज आप इसको मान सकते हैं 3 साल में। लेकिन 3 साल में इसको जज करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड को आप जज तभी करेंगे मिनिमम वो 5 साल 6 साल हो, या फिर मिनिमम लोग कहते हैं कि 10 साल भी हो, तब जाके आप जज करेंगे। लेकिन 3 साल से भी कम है ये, तो 3 साल से कम इसको जज करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अभी के टाइम में इसको एक एवरेज फंड इसको मान सकते हैं, ना तो बुरा ना तो अच्छा। आप इसको मीडियम सा रिटर्न भी ठीक ठाक सा दिलवाने वाला फंड, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन आपको टाइम फ्रेम 7 से 10 साल होना चाहिए, क्योंकि रिस्की फंड है, यहाँ पे 60% तक का जो एलोकेशन है मिड कैप और स्मॉल कैप में हो रखा है। तो उसी के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करिएगा और डाइवर्सिफाई करके करिएगा। लार्ज कैप में वैसे ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, मिड कैप में भी करिएगा और स्मॉल कैप में भी। स्मॉल कैप अगर रिस्क एप्टाइट आपका ज्यादा है तो आप थोड़ा बहुत ज्यादा कर सकते हैं, वरना आप उसमें कम करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी जब आप इसमें स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए टाइम फ्रेम 7 से 10 साल। और अगर आप ठीक ठाक सा रिटर्न अगर आपको चाहिए, मतलब 20 से 25% के बीच में रेंज, या फिर 18 से 23-24% के रेंज के बीच में, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।